हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं हम कक्षा 9 की समाज विज्ञान का अभ्यास क्वेश्चन पेपर, यानी जो हमारा सैंपल पेपर है ना, बेसिकली वो करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है जी। चलो जी। और ये सपोर्टिंग मटेरियल का है, बट इसमें आंसर नहीं दे रखे, बट डोंट वरी, मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये तो है ही है कि आपको पता चल जाए कि आपको आंसर कैसे अटेम्प्ट करने हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, आपको पता ही है, जैसे कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रखी है। समाज विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, है ना। तो बहुत सारे कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आप वीडियो की स्टार्टिंग में बोलते हो कि आप ये करके जाओ बिना टेंशन के, आपके 90% मार्क्स तो कहीं नहीं गए। सर आप क्या सच बोलते हो या सिर्फ आप बोल देते हो बोलने के लिए? तो ये सैंपल पेपर है, ठीक है। अभी जब आप मैं ये दिखाऊंगा आपको कि कितने परसेंट क्वेश्चन इसके अंदर से आए हैं ना, तो आप सही में शॉक हो जाओगे। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, ये 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन अभी रहने देते हैं। आप सीधा पहले तो 4 उल्टा चलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ताकि मेन मेन क्वेश्चन हमारे कवर हो जाए। ओके, चलो जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो बिल्कुल नीचे वाला है, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, उसमें लिखा है कि भारत में गरीबी कम करने के लिए कोई 5 उपाय बताइए। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। ये हमारे समाज विज्ञान के हो गए, भूगोल के हो गए, ये अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे की तरफ आओगे ना, तो लिखा है गरीबी हटाने के उपाय। आई होप आपको दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 24 में गरीबी हटाने के उपाय। तो अभी हम आने वाले हैं कि गरीबी हटाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि गरीबी यानी निर्धनता को कम करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है। पहला उपाय तो ये है कि आप क्या कर सकते हो कि आर्थिक विकास कर सकते हो। ठीक है। आर्थिक विकास के द्वारा आप क्या कर सकते हो, गरीबी को खत्म कर सकते हो। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप लक्षित हमारी निर्धनता जो निरोधी है वो प्रोग्राम चला सकते हो, यानी गरीबी को खत्म करने के लिए निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम चला सकते हो, कार्यक्रम चला सकते हो। और उन कार्यक्रम के नाम जो है वो कौन कौन से हैं? मनरेगा। मनरेगा सितंबर 2005 में आया था। इसमें बोला गया था कि आपको जॉब वगैरह दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या समझ आया? पहला पॉइंट तो यही था कि आप क्या कर सकते हो, आर्थिक विकास कर सकते हो। दूसरा पॉइंट था कि लोगों को क्या कर सकते हो, आप जॉब दे सकते हो, रोजगार दे सकते हो। तीसरा पॉइंट है कि आप उनके लिए अलग अलग स्कीम चला सकते हो। चौथा पॉइंट है कि आप उनकी शिक्षा पर ध्यान दे सकते हो। पांचवा पॉइंट है कि उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दे सकते हो, ताकि वो देश के विकास में अधिक योगदान दे सके। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप लोगों को गरीबी से निकाल सकते हो। ठीक है जी। और उसमें से दो पॉइंट यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो आर्थिक विकास कर सकते हो, और ये अलग अलग कार्यक्रम चला के भी हम गरीबी खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये नाम जो है इनके याद रख लेना। ओके। और बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, तो अच्छा, ये वीडियो बनाने का पर्पज ही ये था, ये दिखाना कि सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर से ही सब कुछ आया हुआ है। टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। तो गरीबी खत्म करने के क्या क्या तरीके, और ये तो खुद भी बनाकर लिख सकते हो आप। दो तो पता चली गई आपको, मेन मेन। एक तो है कि आर्थिक विकास करके, दूसरा ये है कि गरीबी निर्धनता को कम करने के लिए जो कार्यक्रम होते हैं वो चला के, जैसे मनरेगा हो गया। ये तीसरा होते हैं उनको रोजगार प्रदान करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। चौथा है कि उनको शिक्षा वगैरह प्रदान करके। और पांचवा है कि उनके स्वास्थ्य वगैरह पे ध्यान दे के भी, ताकि वो अधिक स्वस्थ बने और काम अच्छे से कर सके और पैसे वगैरह कमा सके और गरीबी से निकल सके। तो ये 5 तरीके हैं गरीबी खत्म करने के। ठीक है। गरीबी मानवता के लिए एक अभिशाप है। बेसिकली गरीबी की बुराई करनी है कि गरीबी बहुत खराब है। गरीब पर्सन जो है वो पढ़ लिख नहीं पाता, अपना विकास नहीं कर पाता, अपने बच्चों का विकास नहीं कर पाता, आने वाली पीढ़ी को पढ़ा नहीं पाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखनी है और वाले में। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार क्या है, और जो हमारा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आता है उसका वर्णन कीजिए। ठीक है। तो ये हमारे समाज विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? ये वाला। ठीक है, कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले तो मौलिक अधिकार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मौलिक अधिकार क्या है कि वो अधिकार जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, और जिनका हनन होने पर हम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी जिनको हमसे कोई नहीं छीन सकता, उसी को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है जी। चलो, अब मौलिक अधिकार जो होते हैं, नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो मौलिक अधिकार, ये देखो मौलिक अधिकार यहाँ भी दे रखा है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस प्रकार सुरक्षित किया जाता है, यानी मौलिक अधिकार के बारे में क्वेश्चन है। अब मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है उसको हम देख लेते हैं। आ, नीचे की तरफ अगर हम आए, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं देखा बट नीचे ही होगा। चुनाव में अधिकार हो गए तो ठीक है। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन दिखाना सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे सारे नहीं दिखाऊंगा, कम से कम एक दो क्वेश्चन तो आपको दिखाऊंगा जिससे आपको भरोसा हो जाए कि हाँ जी हमने सारे कर रखे हैं। ठीक है। तो ये अधिकार की डेफिनेशन लिखी हुई है, जस्ट ये रहा जी, समानता का अधिकार।
और ये रहा जी हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या चीज़ें आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की आज़ादी, जमा होने की आज़ादी होनी चाहिए, देश में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और रहने की और बसने की स्वतंत्रता होनी चाहिए देश में कहीं भी, और कोई भी पेशा अपनाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये स्वतंत्रता के हमारे अधिकार के अंदर आता है। ठीक है जी, आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया हो। ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 31 है कि जलवायु के मुख्य जो नियंत्रक है उनका वर्णन कीजिए। तो ये हमारे भूगोल का क्वेश्चन है, बताइए आपको। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो ये जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 4 के अंदर से है, मानसून वाले, है ना। ये रहा, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है हमारे कौन कौन से हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हमारे। पहले तो है अक्षांश, देशांत, समुद्र से दूरी, महाद्वीपीय धाराएं, और लास्ट हमारा पृथ्वी का धरातल व स्थलीय। मैं इसका मतलब बता देता हूँ पहले। ठीक है, देशांत का मतलब होता है कि हाइट, जैसे जैसे आप जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ते रहते हो, उसकी वजह से आप देखोगे जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते रहते हो ठंड बढ़ती रहती है। तो आप हाइट के चेंज होने की वजह से टेम्परेचर में चेंज आ रहा नहीं आ रहा, जलवायु में चेंज आ रहा नहीं आ रहा, तो ये है। समुद्र से दूरी पर भी बहुत असर पड़ता है। देखो, जैसे अगर आप महाराष्ट्र देखो, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वो समुद्र से पास है। बट दिल्ली में देखो समुद्र से दूर है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। तो समुद्र के दूरी की वजह से चेंज आया नहीं आया जलवायु में। महाद्वीपीय धाराएं यानी जो हमारी जल धाराएं होती है उनके चेंज होने की वजह से भी बहुत असर पड़ता है। और दिशांतर, अक्षांश सॉरी, अक्षांश का मतलब होता है जो लेटी हुई लाइन होती है ना, उसको हम अक्षांश कहते हैं। इनसे भी बहुत असर पड़ता है। कैसे कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, तो उसके आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और अगर आप उसके आसपास के एरिया में आपका देश पड़ता है तो आपके देश में ज़्यादा गर्मी होगी, तो अक्षांश से भी बहुत असर पड़ता है। यस सर नो, तो ये लिखा हुआ है। और दूसरा है वायु दाब और पवन तंत्र। आपको पता है कि जो हमारी हवा होती है, लो टेम्परेचर है ना, उच्च दाब और निम्न दाब वाली हवा होती है, ये हमने पढ़ा था। ये वाला चैप्टर जलवायु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना कि जो जलवायु जो हवा होती है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर वाली, उससे भी हमारे उस पर असर पड़ता है जलवायु पे। ठीक है, और पृथ्वी के धरातल व स्थलीय यानी जो एरिया है वो कैसा है, उसकी वहाँ पर कितनी बारिश होती है, इन सब से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि वो एरिया कैसा है। अगर वो एरिया देखो पहाड़ों का है तो ठंड होगी। ठीक है, अगर वो पहाड़ों का नहीं है वहाँ थोड़ी सी गर्मी होगी, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। आई होप ये आप पूरा का पूरा लर्न कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। मैं ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं कर चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा बच्चे आपका, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही जो है आपको लगे कि नहीं आता है ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। डीट्रिच ब्रांडिस कौन थे, और डीट्रिच ब्रांडिस ने जो जंगलों के सुधार के लिए क्या क्या सुझाव किए। अभी हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाले, बट इंग्लिश में मैंने अपलोड कर दिए थे। तो देखो डीट्रिच ब्रांडिस का भी क्वेश्चन है कि डीट्रिच ब्रांडिस में आपको बता देता हूँ, एक पर्सन था जो जर्मनी से था। ठीक है, जर्मनी से आप कह सकते हो, एक विशेषज्ञ था। ठीक है, जंगलों का, और वो भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट भी था। ये भी याद रखना, आप इंग्लिश में भी नाम याद रखोगे ना इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, तब भी मार्क्स मिलेंगे। और इसको ब्रिटिश सरकार ने बुलाया था। और जब ये भारत के अंदर आया था तो उसने क्या क्या चीज़ें जो है उसका सुझाव दिया। पहले उसने बोला कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जंगलों को नियंत्रित करने का। ठीक है, और इसने बोला कि उसको कानूनी सुरक्षा दी जानी चाहिए, यानी अगर कुछ कानून को तोड़े तो उसको सजा दी जानी चाहिए। उसने कहा सिर्फ उसी चीज़ की हमें पेड़ लगाने चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है, बाकी सारे पेड़ काट देने चाहिए। जिसने इसने बोला कि ओक के और टिम्बर के पेड़ लगाओ, बाकी काट दो, और जो कानून को ना माने उसको जेल में डाल दो। और यही पर्सन था जिसने 1864 के अंदर एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस खोला था, और साथ ही में उसने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी लेकर आया था ये 1865 में। तो ये कर लेना, ये बहुत है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। अब देखो 4-4 नंबर का हर एक क्वेश्चन जो है वो हो रखा है, यस और नो। अब मैं अगर सब में ऐसे ही बताते रहा तो फिर मैं ये चेंज ही करता जाऊंगा पीडीएफ में, इधर उधर इधर उधर। बट आप समझ गए ना। तो अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, मैं बार बार आपको ये नहीं दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए कितने क्वेश्चन नहीं आए। पहले तो मैप वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है जी, मैप वाले क्वेश्चन भी करना इंपॉर्टेंट है। मैप की भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो आप कर लेना, करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले मैप का ये क्वेश्चन है कि ये बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल केंद्र शक्ति का एक राष्ट्र बता दो, और आपको मित्र राष्ट्र का देश भी बताना है। तो मित्र राष्ट्र का कोई भी देश, जैसे आप मित्र राष्ट्र का जैसे ब्रिटेन हो गया या फ्रांस हो गया, ब्रिटेन यहीं पर पड़ता है, ये आइलैंड कंट्री जो दिख रही है ना ब्रिटेन, ये रहा ब्रिटेन। ठीक है, और जो प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र के अंदर कौन था, ये हमारा यूएसए भी डाल सकते हो आप।
वैसे अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो ये प्रथम विश्व युद्ध में शामिल केंद्रीय शक्ति का एक राष्ट्र, तो ये आप यूएसए भी डाल सकते हो या फ्रांस या कुछ भी लिख सकते हो। वैसे इसमें ना स्पेसिफिक आता है, ये क्वेश्चन थोड़े से गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, बट मैं आपको इसका आंसर फिर भी बता देता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कोई केंद्रीय शक्ति बताओ, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी लिख सकते हो, जर्मनी, क्योंकि वो तो शामिल था ही था। और प्रथम विश्व युद्ध जो मित्र राष्ट्र में था, तो इसका आंसर यूएसए या ब्रिटेन लिख सकते हो, ब्रिटेन भी यहाँ पर पड़ता है हमारा, जर्मनी ऊपर की तरफ पड़ता है, और यह रहा हमारा यूएसए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैप वाली वीडियो देख लेना, मैप क्लियर हो जाएगा। सरिस्का वन्य जीवन जो है अभ्यारण्य, ये कहाँ है, हमारा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर। चिलिका झील का है, उड़ीसा में पड़ती है, उड़ीसा का है यहाँ पर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, कहाँ पड़ता है, यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग डितु पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये हमारा कर्नाटका के अंदर है। ठीक है जी, चलो अब आ जाते हैं हमारे 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। ओके, 3-3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो, चलो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रोबेस्पियर के शासन को आतंक का युग क्यों माना जाता है। रोबेस्पियर का शासन जो है वो 1793 से 1794 में रहा, और उसके समय को आतंक का रीजन, आतंक का युग इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी लोग जो थे, जो भी चाहे प्रथम श्रेणी से थे, द्वितीय श्रेणी से यानी नोबल थे, है ना, अभिजात वर्ग से थे या पादरी वर्ग से थे, जो भी उनके खिलाफ होते थे उन सबको इसने मारना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा नफरत फैला दी थी जो हमारे पादरी वर्ग है उनके बारे में, और इसी वजह से लोगों ने परेशान होकर इसको भी सूली पे चढ़ा दिया था, और 1794 के अंदर इसको भी सूली पे चढ़ा दिया गया था। बट इसके टाइम को बहुत ही आतंक का समय बोला जाता है क्योंकि कोई भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए जो लंबी समुद्र रेखा है वो किस तरह लाभदायक है। तो भारत की समुद्र रेखा बहुत ज़्यादा बड़ी है, इससे भारत को फायदा होता है। जो भारत की पश्चिमी समुद्री रेखा है उससे भारत में पश्चिम में व्यापार करने में आसानी होती है, और जो पूर्वी जो हमारी समुद्र रेखा है उससे पूर्व के देशों में व्यापार करने में सहायता मिलती है उसको। ठीक है, भारत की जो लंबी समुद्री रेखा है ना, इससे एक फायदा और होता है कि उसको व्यापार से जो भी चीज़ें आती है और जाती है बहुत आसानी से चली जाती है। बट अगर हम इसको दूसरे देशों से कंपेयर करें, जैसे नेपाल, वो चारों तरफ से जो है वो देशों से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर वो इतना व्यापार नहीं कर सकता। बट भारत जैसा देश जो है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापार कर सकता है क्योंकि हमारी यहाँ की जो समुद्री रेखा है वो लंबी है। ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 1 में 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये रहा, एक्चुअल में यही है इसका आंसर कि भारत में जो हिंद महासागर है, भारत तो बिल्कुल केंद्र स्थिति पे है, तो उसका क्या फायदा होता है। आंसर ऑलमोस्ट इसका भी सेम ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता बताओ, यहाँ 2 कमियां बताओ। तो लोकतंत्र की 2 विशेषता और 2 कमियां देख लेते हैं हम। ठीक है, एंड इसको, ये मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 2 ही था, जब मैंने वीडियो बनाई थी तो क्वेश्चन नंबर 2 ही था ये। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही होगा ये। ठीक है, तो लोकतंत्र की विशेषता हो गई लोकतंत्र के पक्ष में और तर्क में। ठीक है, तो पहले तो ये पक्ष में लिखे हुए हैं और ये खिलाफ लिखे हुए हैं। पक्ष की बात करें तो फायदा, लोकतंत्र के अच्छे पॉइंट बताओ। ठीक है, विशेषता पूछी है या अच्छे पॉइंट पूछे और कमियां बतानी है। तो लोकतंत्र की अच्छाई क्या है, सबसे पहले तो शासन जो होता है वो जवाबदेह होता है। ठीक है, बेहतर निर्णय लेना जो होता है वो संभव हो जाता है, नागरिकों का लोकतंत्र में सम्मान होता है। 3 हो गए। वैसे तो आपको 2 ही करने थे बट फिर भी ये 5 कर लेना, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। लोकतंत्र की परेशानी क्या है, अस्थिरता। लोकतंत्र के अंदर जो नेता है वो चेंज होते रहते हैं 5-5 साल में, जिसकी वजह से अस्थिरता पैदा होती है। फैसले में बहुत ज़्यादा देरी लगती है क्योंकि सबसे पूछना पड़ता है। भ्रष्टाचार की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लोकतंत्र में क्योंकि हर लीडर अपना फ़ायदा देखने में लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने करा था ये वाला क्वेश्चन, हरित क्रांति वाला तो मैंने बता भी दिया था कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड जैसे कि दिखा देता हूँ, ये रहा। हरित क्रांति क्या होता है, हरित क्रांति 1960 के दशक में चलाई गई थी। हरित क्रांति में सरकार ने चावल और गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। हरित क्रांति का क्वेश्चन क्या था, हरित क्रांति की क्या पूछती थी मुख्य विशेषता। तो हरित क्रांति में क्या किया था, HYV सीड्स का यूज़, यानी हाई हील्ड वैरायटी सीड का, जो बढ़िया क्वालिटी के सीड्स का यूज़ किया गया था। और साथ में इसकी दूसरी विशेषता ये थी कि इसमें सिंचाई की जो आधुनिक तकनीक है उनका उपयोग किया गया था, और उर्वरक, फर्टिलाइज़र का, केमिकल वगैरह का यूज़ किया गया था प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है जो मॉडर्न टूल्स होते हैं ना, जो मॉडर्न जो ट्रैक्टर वगैरह इन सब का उपयोग किया गया था उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है,
इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि बहुविध फसल प्रणाली की दो विशेषता बताइए। पहले तो बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है, जब एक एरिया में एक ही ज़मीन के टुकड़े पर एक साल में दो या दो से ज़्यादा बार खेती करी जाती है तो उसको हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है जी। इसकी दो विशेषता क्या है, इससे उत्पादन बढ़ जाता है और इसको आप बार मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हो और उसमें आप बढ़िया क्वालिटी के उर्वरक वगैरह का प्रयोग किया जाता है बहुविध फसल प्रणाली में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। ठीक है जी। चलो, अप्रैल थीसिस क्या है आपको पता है, हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैंने नहीं डाले, बट अप्रैल थीसिस इंग्लिश में मैंने डाल दिए हैं, तो अप्रैल थीसिस जो है वो आपको हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा हिस्ट्री के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश में है ये। ठीक है, और उसमें डाल रखा है मैंने अप्रैल थीसिस, तो ये रहा अप्रैल थीसिस। बेसिकली जो हमारा बोल्शेविक पार्टी का एक लीडर था, ठीक है, वो लेकर आया था, जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। वही अप्रैल थीसिस लेकर आया था, जिसमें उसने तीन बात बोली थी। क्या क्या बातें बोली थी उसने? पहला तो कि प्रथम विश्व युद्ध को बंद कर देना चाहिए। दूसरा, जो ज़मीन है वो किसानों से लेकर अमीर अमीर लोगों से लेकर किसानों को दे दी जानी चाहिए, और बैंक जितने भी है उसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको तो एग्जाम में हिंदी में लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान किसे कहते हैं और संविधान की दो कार्य बताइए। संविधान एक किताब है जिसके अंदर नियम कानून वगैरह लिखे गए हैं और लिखा गया है कि लोगों को और सरकार को कैसे काम करना है। ठीक है, और या सरकार को कैसे काम करना है। संविधान की दो कार्य बताइए। तो सबसे पहले तो संविधान का मुख्य कार्य ये बताना होता है कि जो शक्ति लेने की क्या कहते हैं, निर्णय लेने की शक्ति किस किस के पास होगी। दूसरा ये है कि संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी लगाता है तथा समन्वय वगैरह भी बढ़ाता है। तीन बता दिए मैंने, दो पूछे थे। राज्य सरकार की तुलना में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, एक्सप्लेन करिए कैसे। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारी ये होती है ना राज्यसभा, वो थोड़ी सी कम पावरफुल होती है, लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। पहले तो आप बता देना कि लोकसभा में कितने लोग होते हैं, राज्यसभा में कितने लोग होते हैं। फिर आप ये बताना कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा मनी बिल होता है, पैसे से रिलेटेड जो भी काम होता है ना, वो लोकसभा के अंदर होता है, और उसमें लोकसभा के पास अधिक शक्तियाँ होती है। पैसे के मामले में जो हमारे वित्तीय बिल होते हैं, वित्तीय बिल होते हैं नहीं, पैसे से रिलेटेड जो भी बिल होते हैं ना, उसमें लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकसभा अधिक शक्तिशाली है राज्यसभा से। ठीक है, शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? तो सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई है। मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो ये सरकार ने चलाए हैं ताकि क्या किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जा सके, शिक्षा दी जा सके। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 में आया था, शायद 86 अमेंडमेंट था। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ रखा है तो इसलिए मेरा मन करा बता दूँ यार, है ना। चलो, नेक्स्ट है कि आप FCI यानी भारतीय खाद्य जो निगम है, उसकी दो भूमिका बताइए। तो पहले तो भारतीय खाद्य निगम का काम जो है वो किसानों से कम दामों मतलब किसानों से क्या करना, फसल को खरीदना और उसे बफर स्टॉक के अंदर रखना, और दूसरा काम है उन फसल को या जो भी अनाज होता है उनको गरीब लोगों में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है उसके द्वारा वितरित करना काम होता है हमारे इसका। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम का। चलो जी, अब हम एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं क्योंकि अपने को एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी करने हैं। चलो, एक एक मार्क्स के अगर हम क्वेश्चन पे आए तो पहला क्वेश्चन यह है कि weimar संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के आपातकालिक लगाने और नागरिक अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हमारा हिटलर वाले चैप्टर में से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो पहाड़ बस्तर से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है रायका। रायका राजस्थान के है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन से चरवाहे पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो भूटिया भी है, शेरपा भी है, किन्नौरी भी है, हिमाचल प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के है सॉरी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि मसई के अंदर, मसई आपको पता है अफ्रीका की बात हो रही है, तो यहाँ के जो जो समाज था वो दो श्रेणियों में बटा हुआ था। एक तो है जी जो वरिष्ठ लोग थे, वरिष्ठ जन, और दूसरे योद्धा जो लड़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है सबसे बड़ा देश कौन सा, उससे छोटा, उससे छोटा। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आंसर, बड़ा सिंपल है, यही दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए, और जिसका आंसर सही होगा उसको लाइक भी मिल जाएगा। ठीक है, मैच करना है इसमें, तो इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो आप इसको देखो दिमाग से करो, आप है ना ये मत देखो कि कौन सा आपको आता है, ये देखो कि कौन सा, मतलब कौन सा नहीं आता, ये मत देखो, कौन सा आता है ये देखो आप। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ, वैसे इसके ऑप्शन नहीं दे रखे, पता नहीं क्यों नहीं दे रखे। तो हम बात करते हैं द्वीपीय समूह के, तो वो हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी ऑप्शन में लिख रखा होगा, इसका ऑप्शन में मैं देख लेता हूँ।
ऑप्शन में इसके ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश के अंदर जो है वो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। हिंदी में यार गड़बड़ कर देते हैं ना ये, तो इसलिए गुस्सा भी आता है कि इंग्लिश में तो करते नहीं गड़बड़, हिंदी में क्यों करते हैं फिर गड़बड़, है ना। तो या तो हिंदी मीडियम बिल्कुल ही हटा दो, और अगर हिंदी मीडियम है तो फिर बच्चों के साथ ऐसे भेदभाव मत करो। बट डोंट वरी, मैं आपको पूरा ऑप्शन दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। हाँ, ये रहा ऊपर क्वेश्चन आएगा अभी, ये रहा देखिए, ठीक है। ये है, ठीक है। तो आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप, आपको पता है आइलैंड है, ठीक है। एक ही ऑप्शन है जिसमें लक्षद्वीप आइलैंड दे रखा है, फोर्थ का सी, तो फोर्थ का सी ये हमें कंफर्म है, तो इसका आंसर यही होगा, यस और नो। चलो, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है, वूलर लेक मीठे पानी की नहीं है। समुद्री वृक्ष किसे, सुंदरी वृक्ष जो है वो कहाँ पर, वो हमारे मैंग्रोव यानी जवारीय जो वन होते हैं ना, जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, वहां पर मिलते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। जामुन रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है। जो नीम है वो एंटीबैक्टीरियल है, जीवाणु प्रतिरोधक है। जो कचनार है वो दमा के योग के लिए यूज होता है, ठीक है। बट बबूल का आंख में फुंसी के लिए लाभदायक नहीं है, ऐसा नहीं है, गलती मत कर देना टाल मत लेना बबूल को आंख में, कांटे का पेड़ होता है, पता ही है आपको वैसे तो। निम्नलिखित में कौन सा मतलब जनसंख्या के परिवर्तन का घटक है। जन्म दर यस, प्रवास यस, मृत्यु दर यस, उपरोक्त सभी है इसका आंसर। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा जो पॉइंट है वो लोकतंत्र से संबंधित है, तो कौन सा नहीं है उसे हटा दो। धर्म के आधार पर वोट नहीं है। स्वतंत्र चुनाव आयोग का ना होना ये नहीं है। नियमित अंतराल पे चुनाव ना होना ये नहीं है, इसका आंसर भी होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एन सी यानी वो अफ्रीकन नेशनल पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो एएनसी की फुल फॉर्म पूछी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद करती है। कानून को परिवर्तित करना, कानून को समाप्त करना, नए कानून बनाना, यानी उपरोक्त सभी काम है, तीनों ही काम है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से बताना है कौन सी गैर कृषि क्रिया है। परिवहन गैर कृषि क्रिया, ओके क्वेश्चन क्या है दोबारा से, इसमें से कौन सी गैर कृषि क्रिया नहीं है। मतलब कृषि, गैर कृषि क्रिया नहीं, मतलब कृषि क्रिया पूछिए जो कृषि से रिलेटेड। देखो परिवहन तो आपका पता है सेवा क्षेत्र से, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दुकानदारी ये तो आपको पता है, ये भी सेवा क्षेत्र में ही आता है, इसका आंसर यही होगा। डेयरी, वैसे तो डेयरी को भी हम गैर कृषि क्रिया में देखते हैं, पर आप इसको इस तरीके से देखो, बाकी जो ऑप्शन है ना क ख और घ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क ग और ख घ ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो सबसे मिलता जुलता जो है वो डेयरी है, इसलिए इसका आंसर ख होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हरित क्रांति से कौन सा संबंधित है, आपको पता है गेहूं और चावल का उत्पादन में वृद्धि हुई थी हरित क्रांति में, तो इसका आंसर जो है वो क ही है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ये बताना है कि कौन सा प्राथमिक से रिलेटेड नहीं है। बीमा प्राथमिक से नहीं है, तृतीयक से रिलेटेड है। और इसमें तृतीयक से रिलेटेड कौन सा है, परिवहन तृतीयक से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 18 से पहले मैं आपको चलो 18 कर लेते हैं पहले, मैं कराई देता हूँ सारे। तो कौन सा जो है वो गरीबी के लिए चुनौती है, उपरोक्त सभी। बाल श्रम भी, निर्धनता और बेरोजगारी, तीनों प्रॉब्लम है। कौन सा जो है वो कार्ड नहीं है। बीपीएल भी एक कार्ड होता है, एपीएल भी कार्ड होता है, अंत्योदय कार्ड भी होता है, बट ये पीडीएस कोई कार्ड नहीं होता। पीडीएस का मतलब एक्चुअल में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ये तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कहते हैं, तो ये नहीं है। और ये जो खाद्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है 2023 में आया था, ठीक है, 13 में आया था सॉरी, ओके। तो हमारे हो गए। एक बार ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करके देखना, क्योंकि ये तो देखो कोई नहीं बता सकता, कहीं से भी आ सकता है, और वैसे ज़्यादा चांसेस यही है कि सपोर्टिंग मटेरियल से आए, तो इसलिए क्वेश्चन आप देख कर जाना। सपोर्टिंग मटेरियल आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो डोंट वरी, मैं टेलीग्राम जो है ना हमारा टेलीग्राम चैनल, देखो बहुत सारे चैप्टर की पीडीएफ जो है यहाँ अपलोड भी कर रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं डाल दूंगा मेन पॉइंट स्टडी 9th लिखना, अब 9th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये पीडीएफ में डाल दूंगा, ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करने हैं। बाकी आपको पता ही होगा कि हमारे डिफरेंट चैनल है, जैसे कि मेन पॉइंट स्टडी, मेन पॉइंट स्टडी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बाकी और भी चैनल है जैसे मेन पॉइंट टेक, बेसिकली इसमें मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है, उसको यूट्यूब पे अपलोड करके अर्न कैसे कर सकता है, ठीक है। साथ में मैं इस पर ये भी बताता हूँ कि दूसरे की वीडियो आप यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, और फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है। वेबसाइट से एक बात याद आई कि हमने भी मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट बना रखी है, गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि 9th के तो अभी कम नोट्स अपलोड है, बट 10th के मैंने कर रखे हैं सारे, तो 10th में आपको दिक्कत ना आए। और बाकी वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटर्स का भी बटन है, तो आप अगर सपोर्ट करना चाहो तो वहाँ से कर सकते हो। और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, आपको सपोर्ट करने की
मतलब ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे नंबर लाओ, वही सबसे बड़ा सपोर्ट होगा, ठीक है? बाकी आई होप ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए हों। बाकी आप चाहो तो मैं इसका सेकंड क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूंगा। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सबकी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मैप की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और साथ ही में जो सैम्पल पेपर है जो मैंने अपलोड किया हूँ उनकी वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, ठीक है? बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।